स्वागत करता हूँ सभी बच्चों का। अब की बार ईडीएम सेट लिया हुआ मैंने, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ईडीएम्स के साथ जो उसका यूज़ है वो भी, और इसके बाद उसके ऑप्शंस भी। कुल मिलाकर जैसा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेम पैटर्न में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 20 इम्पोर्टेंट ईडीएम्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ईडीएम लिखा हुआ है, सेंटेंस के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया गया। लिखा हुआ है कि चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल। चंदू ने अपने जो उनके बहुत ही विनम्र और दयालु प्रवृत्ति के जो उनके चाचा हैं उनके खिलाफ उन्होंने भद्दे शब्दों का, मतलब बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम, अर्थात उनके सामने उसने एक तरह से थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। तो थ्रू डाउन द गॉन्टलेट क्या होता है? तो ये होता है, जैसे ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ यहाँ पे, ये दिया है पहला ऑप्शन, अब्यूज्ड द एंड इंसल्टेड, मतलब गाली दी और अपमान किया। थ्रू द चैलेंज, चुनौती दी। बिहेव्ड एज एन इम्पोर्टेंट क्लब पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह बिहेव किया। और पुट कंडीशन, यानी शर्तें रखी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा सेकंड। एक्चुअली थ्रू द चैलेंज जो लिखा हुआ है ये थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है, गॉन्टलेट माने दस्ताना होता है। तो किसी के सामने दस्ताने फेंकना मतलब चुनौती देना। और ये दो तरह से पूछा जाता है। मैंने पिकअप द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना, और थ्री डाउन द गॉन्टलेट, चुनौती देना। जैसे पुरानी लड़ाइयाँ और युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो तलवार उसके सामने फेंक देते थे कि चल उठा और आजा मैदान में। तो गॉन्टलेट एक युद्ध सामग्री है जो लड़ते समय योद्धा भाले या तलवार से जब युद्ध करते थे तो लोहे के या अन्य किसी धातु के दस्ताने हुआ करते थे, तो सेफ्टी के तौर पर उसको पहनते थे। तो वही एक युद्ध सामग्री किसी के सामने फेंकना, जैसे पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो लाठी फेंकते थे, चल उठा ले और आ जा मैदान में। तो उसी हिसाब से वो चुनौती देने का भाव रखता है। तो थ्री डाउन द गॉन्टलेट का मतलब है चुनौती देना। तो यहाँ पर थ्रू द चैलेंज अर्थात आपका ऑप्शन माना जाएगा बी। ठीक है ना, उसको याद रखिए, दोनों तरह से आएगा, कंफ्यूज मत होना। एक आता है पिकअप द गॉन्टलेट, यानी दस्ताने उठाना यानी चुनौती स्वीकार कर लेना। और थ्री डाउन द गॉन्टलेट, दस्ताने फेंकना यानी चुनौती देना या युद्ध के लिए ललकारना। तो थ्रू द चैलेंज यहाँ पर रहेगा, पिकअप द गॉन्टलेट होगा तो एक्सेप्ट द चैलेंज होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पूरी तरह सही है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर है आपका, द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब जैसे परिवर्तनात्मक होता है, यानी कुछ नया करना, कुछ खोज करना। जैसे इनोवेटर कोई होता है, कोई हमेशा नई चीज़ के बारे में तलाश करना, सोचना, चिंतन करना, वो इनोवेटिव होता है। तो यहाँ पर है जो वर्तमान जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है वो बहुत ही कम एल्बो रूम छोड़ता है फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए, टू बी इनोवेटिव अर्थात कुछ प्रतिशोधात्मक होना या परिवर्तनात्मक होने के लिए। हालांकि हमें एल्बो रूम में फोकस करना है। एल्बो रूम क्या होता है? तो यहाँ पर जो एल्बो रूम है, ऑप्शन दिया रूम फॉर एल्बो। एल्बो माने वैसे तो कोहनी होती है, रूम माने कमरा या स्पेस होता है। तो रूम फॉर एल्बो, स्पेस दिया हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ, ग्राउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही माना जाएगा। मतलब बहुत कम आज़ादी देता है, छूट बहुत कम देता है टीचर्स के लिए कि वो उसमें कुछ नई चीज़ सोच सके। तो जो प्रेजेंट सिलेबस है, अंडर ग्रेजुएट सिलेबस जो है, वो अध्यापकों को कभी परिवर्तनात्मक होने के लिए बहुत कम जगह देता है, कम आज़ादी देता है। जगह का मतलब से नहीं है, आज़ादी देना, स्वतंत्रता जिसको। तो यहाँ पर आपका सी नंबर है, यानी कि ईडीएम जो रहेगा एल्बो रूम। एल्बो रूम का आप सेंस रखेंगे फ्रीडम से, फ्रीडम यानी आज़ादी से। तो यहाँ पर बी नंबर सी नंबर ऑप्शन रहेगा और यही सही माना जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट। तो टॉकिंग थ्रू हिज हैट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस। यानी मैंने जो वो कुछ कह रहा था मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बकवास कर रहा था।
तो टॉकिंग थ्रू हिज हैट, यानी कि ये जो ईडियम है, वैसे तो तुम सभी जानते हो कि ईडियम की कोई डायरेक्ट मीनिंग होती नहीं, फिर भी शब्दों के माध्यम से अगर वो हमको कुछ सेंस देता है तो काफ़ी कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं, बट इसके लिए कोई श्योरिटी होती नहीं है। और चूँकि बहुत डीप थिंकिंग करनी पड़ती है तब वो चीज़ हमको निकल कर के मिलती है, तो यहाँ पर इतना वक्त नहीं होता है इसको इतना एक्सप्लेन करने का। टॉकिंग थ्रू हिज हैट लिखा हुआ है, हैट के माध्यम से मतलब जो है ना ज़्यादा थोड़ा सा एरोगेंटली बात करना, तो या फिर कुछ बेमतलब की बात करने के सेंस में लिया गया है, तो टॉकिंग नॉनसेंस मतलब बकवास करना, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी लिया जाएगा। इसके बाद है था फोर्थ नंबर, इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट। यदि आप उसको गलत तरह से घिसोगे, रगड़ोगे, यानी परेशान करोगे, तो वो प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनॉय हिम, एब्यूज हिम, फ्लैटर हिम, इनकरेज हिम। एनॉय हिम क्रोधित करना, एब्यूज हिम गाली देना, फ्लैटर हिम उससे चापलूसी करना, खुशामद करना, इनकरेज हिम मतलब उसको प्रोत्साहित करना। तो यहाँ इसका मतलब जो है ये एनॉय हिम से है, यानी रब हिम द रॉन्ग वे। अब रब हिम द रॉन्ग वे माने गलत तरीके से उसको किसी तरह टच करना या घिसना, यानी बार बार पिंच करने को क्रोधित करना कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका रहेगा ए। तो यहाँ ए ऑप्शन है एनॉय हिम, ये रहेगा आपका एनॉय हिम। तो इस तरह से यह आपका चौथा सेंटेंस था जिसको आपने देखा। और अब चलते हैं पाँचवीं की तरफ। तो पाँचवा है यहाँ पर, इट वॉज ही हु पुट ए स्पोक इन माई व्हील। ये वही था जिसने मेरे पहिए में तीली या तान या कुछ भी मतलब लकड़ी डंडा फंसा दिया। हालांकि ये जो लिखा हुआ है पुट ए स्पोक इन माई व्हील, इसका मतलब होता है किसी काम में बाधा पहुंचाना, ऑब्जेक्शन डालना, रुकावट डालना, टांग अड़ाना जिसको कहते हैं, उसका मतलब ये है। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना का कारण बनने का प्रयत्न करना या दुर्घटना उत्पन्न करने की कोशिश करना। हेल्प इन द एक्सक्यूशन ऑफ द प्लान, यानी कि किसी योजना को अमल में लाने में मदद करना। थॉटेड द एक्सक्यूशन ऑफ द प्लान, तो थॉटेड का मतलब होता है काम बिगाड़ना, यानी वही हो गया ना, काम बिगाड़ना। तो एक्सक्यूशन माने होता है क्रियान्वयन करना या अमल में लाना। तो योजना को अमल में लाने में क्या किया, काम बिगाड़ दिया। और डिस्ट्रॉयड द प्लान, यानी योजना को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मेरी कोई योजना थी और मैं उसको अमल में लाने वाला था कि उसने काम बिगाड़ दिया। तो यहाँ पुट ए स्पोक मैंने, जैसे कोई साइकिल चला रहा हो उसमें डंडा घुसेड़ दो, तो वो टांग अड़ाना हो गया ना, काम बिगाड़ना हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला सही है और यही आपका सेंस भी दे रहा है। तो ऑप्शन लिया जाएगा सी। अब इसके बाद चलते हैं छठवें की तरफ। ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट व्हेन ही वॉज डिक्लेयर टू हैव ऑन हिज ओन वन द प्राइज। मतलब कि जब उसको ये बताया गया, घोषित किया गया कि वह पुरस्कार जीत चुका है, तो ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट। तो कैरिड ऑफ हिज फीट का सेंस क्या है, ये ईडम का सेंस क्या है। बिकेम डेलिरिशियस, जब उसे पता चला कि वो पुरस्कार जीत जाएगा या जीत गया है, वो घोषित किया जाने वाला है, तो बिकेम डेलिरिशियस, बेहोश हो गया। भाई बेहोश कैसे हो जाएगा, जब तो अच्छी बात है वो। तो डेलिरिशियस माने बेसुध या बेहोश हो जाना। डांस ऑन स्टोज, अपने पंजों पे नाचने लगा। वाज डिजी, चक्कर आने लगा। वाज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना या उत्साह में मस्त हो गया। तो यही है आपका ये। वाइल्ड माने चंचल होता, वाइल्ड माने जंगली भी होता, वाइल्ड माने मस्त भी होता। चूँकि जो जंगली होता है वो उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं, मस्त घूमता है वो। वाइल्ड माने चंचल भी होता है, वाइल्ड वाइल्ड आइज़, ये पोएट्री में पोएट लोग यूज़ करते हैं, मस्त मस्त आँखें जैसे कह देते हैं। और वाइल्ड का मतलब यहाँ पर चंचल भी होता है। फिलहाल बेहोश नहीं हुआ है, पंजों पे नाच भी नहीं रहा है, चक्कर भी नहीं आ रहे हैं, मतलब उत्साह में वो मस्त हो गया, अर्थात काफ़ी मतलब उत्साह से भर गया। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी। याद रखिएगा कैरिड ऑफ हिज फीट, जैसे कहते नहीं कैरिड ऑफ हिज फीट का मतलब होती है जैसे पैर ज़मीन पे नहीं रुकना,
तो मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, उत्साह से भर जाना, वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैरीड ऑफ स्पीड का मतलब वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। 7वें नंबर की तरफ, बीइंग एन इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ बीइंग एन इंट्रोवर्ट, जो लिखा है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी होना। तो एक अंतर्मुखी होने पर ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट। तो वो हार्ट, पहले ईट हिज हार्ट आउट का क्या मतलब है? ईट हिज हार्ट आउट का मतलब है सफ़र साइलेंटली, कोई भी चीज़ वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। ईट टू मच माने ज़्यादा अधिक खाना। कीप ब्रूडिंग का मतलब होता है चिंतन करना, ब्रूड माने सोचना होता है, तो सोचते रहना। इनवाइट ट्रबल माने किसी परेशानी को आमंत्रित करना। तो फिलहाल इन सब में से कोई नहीं है, आपका सफ़र साइलेंटली होगा। तो चूंकि वो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी मतलब समझते हो? अंतर्मुखी का मतलब होता है अपनी बातें अपने मन में ही रखता है वो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, वो चुपचाप अपने मन में ही बनाए रखता है। तो अंतर्मुखी होने पर वो क्या करेगा? वो किसी भी चीज़ को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा, किसी को बताएगा नहीं, ना ही कोई उसमें रास्ता या कोई हल ढूंढने की कोशिश करेगा। ईट इज़ हार्ड आउट, ईट इज़ हार्ड आउट का मतलब होता है मन में ही चुपचाप उस बात को खा जाना, दबा जाना, बर्दाश्त कर जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी। तो ईट इज़ हार्ड आउट का मतलब होता है सफ़र साइलेंटली। ईडियम्स बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसमें जितना अभ्यास किया जाए वो कम है, और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, ईडियम्स को बार बार पढ़ो और बार बार एक्सरसाइज सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस ईडियम्स में उतनी ही मजबूत पकड़, ये बात याद रखिए। अभी तक जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये बात काफ़ी परसेंटेज तक समझ भी चुके होंगे। तो चलते हैं 8वें की तरफ। द क्वेश्चन ऑफ एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज स्टिल अ मूट पॉइंट। यानी जो प्राइवेट यानी निजी जो संपत्ति है, उसके नष्ट करने का जो प्रश्न है, वो अभी भी क्या है? वह एक विवादास्पद बिंदु है। मूट का मतलब क्या होता है? मूट का मतलब होता है, वैसे मूट पॉइंट, आपने मूट रिमोट कंट्रोलर जो होते हैं उनमें मूट एक ऑप्शन देखा होगा, और वो बटन दबाने से जो वीडियो में ऑडियो चल रहा होता है वो चुप हो जाता है। चुप होने का मतलब मामला पेंडिंग में है, और मामला पेंडिंग में होता है तो क्या कहते हैं? अनडिसाइडेड। अननोन नहीं कहते हैं। अननोन का मतलब अज्ञात होता है। नहीं, अज्ञात कैसे, पता तो है। नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं, ये भी नहीं होगा। अनसर्टेन, तो अनसर्टेन का मतलब तो नॉट क्लियर ही होता है ना, इसलिए अनडिसाइडेड। यानी निजी संपत्ति का जो नष्टीकरण है, एबॉलिशन है, उसको जो किसी तरह से ख़त्म करना है, और इस तरह का जो प्रश्न है वो अभी भी अनडिसाइडेड है, अर्थात वो उसका कोई अभी डिसीजन आया नहीं। तो अ मूट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। अ मूट पॉइंट देखो, ईडियम्स हो या कोई क्वेश्चन हो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, पेपर सेटर, हमारे आसपास की ही सिचुएशन को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन ऐसा रखते हैं कि मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा उससे फैमिलियर ना हो, बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसने सुना ज़रूर हो। तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। हम सुन भी रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें वो मालूम नहीं होता है। तो मूड पॉइंट का मतलब अनडिसाइडेड होता है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलते हैं 9 नंबर की तरफ। आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल। लोगों को डील करने की जो आपकी होल एंड कॉर्नर मेथड है, मैं उसे जान चुका हूँ। तो होल एंड कॉर्नर मेथड क्या होता है? स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, या सर्वाइल मतलब गुलामी वाला, सीक्रेट माने रहस्यमयी, और जो सस्पिशियस माने संदेहजनक होता है। फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, सी नंबर, सीक्रेट मेथड। तो होल एंड कॉर्नर मेथड अर्थात लोगों को डील करने का जो आपका रहस्यमय तरीका है, जो एक सीक्रेट मेथड है, मुझे वो अब पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि तुम लोगों को कैसे डील करते हो, ये अभी तक मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं चलता था कि तुम कैसे डील कर लेते हो, लेकिन अब मुझे होल एंड कॉर्नर मेथड पता चल गया। होल का मतलब होता है बिल, कॉर्नर का मतलब कोना,
और ये का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ कोने में छिपा के रखना, या होल मतलब किसी जगह में दबा के रखना। तो वही चीज़ रहस्यमयी होती है जो किसी कोने में दबी या छुपी पड़ी हो। फिलहाल होल एंड कॉर्नर मेथड का मतलब है सीक्रेट मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है सी नंबर। कितने बढ़िया आइडियम है। इसके बाद है कंटिन्यूअस इंट्रोगेशन फाइनली मेड द मैन स्पिल द बीन्स एंड द डिजास्टर वॉज अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है पोस्टपोन या पुट ऑफ, यानी टाल दिया जाना। अवर्टेड का मतलब, तो यहाँ देखिए क्या मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस इंट्रोगेशन फाइनली मेड द मैन स्पिल द बीन्स, अर्थात लगातार जो प्रश्न किए गए, जो प्रश्नोत्तर हुए, यानी पूछताछ जो लगातार हुई, फाइनली मेट द मैन, अंततः आदमी को उसने बना दिया या कर दिया, स्पिल द बीन्स एंड द डिजास्टर वॉज एवर्टेड, और विनाश या क्षति या नुकसान टल गया। स्पिल द बीन्स का मतलब ब्लर्ट आउट द ट्रूथ, और ब्लर्ट आउट द ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई को जोर या मतलब थोड़ा ताकत से कहना। ब्लर्ट आउट मतलब अचानक ही बिल्कुल स्पष्ट कह देना। फिर बी नंबर है टू गिव इन्फॉर्मेशन, सूचना देना। टू स्कैटर द ट्रूथ, सत्य को मतलब प्रचार करना। और टू स्कैटर द बीन्स माने बीन्स की फलियों को फैला देना। तो देखो डी का तो कोई मतलब बनता नहीं। टू स्कैटर द ट्रूथ यहाँ पर भी हमें नहीं लेना इसको। ब्लट आउट द ट्रूथ ये भी नहीं है। यहाँ तुम्हारा सही है बी नंबर। कैसे सही है? मतलब जब लगातार उससे प्रश्न पूछे गए तो अंततः आदमी ने वो इन्फॉर्मेशन दे दी और डिजास्टर टल गया। तो इन्फॉर्मेशन स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? जब फलियों को हम छीलते हैं तो उसके अंदर से जो अंदर छिपी हुई चीज़ होती है वो बाहर निकल आती है। चाहे वो बीन्स की फलियाँ हो, मटर की फलियाँ हो, या कोई भी हो, तो उसके अंदर जो चीज़ होती है वो बाहर आ जाती है। तो जो कंटिन्यूअस इंट्रोगेशन आदमी से हुआ, अंततः उसके अंदर जो सूचना थी वो बाहर आ गई। तो टू गिव इन्फॉर्मेशन अर्थात उसने सूचना दे दी। याद रखिए स्पिल द बीन्स भी बहुत पूछा जाता है, और स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 11 नंबर, if we give them this concession it will be the thin end of the wedge। वेज माने क्या होता है? वेज माने होता है कील, और कील या खूंटा जिसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है थिन एंड ऑफ द वेज, किसी कील या खूंटे का जो पतला पॉइंट यानी नुकीला जो सिरा होता है। अब इसका सेंस कहाँ मिलता है? अ कंप्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स, पहला नंबर। तो इसका मतलब हो गया सिद्धांतों पे समझौता करना। द लीस्ट वी कुड डू फॉर देम, यानी बहुत कम जो हम उसके लिए कर सकते थे, कोई मतलब नहीं इसका। द बिगिनिंग ऑफ फर्दर कंसेशंस, आगे आने वाली रियायतों की शुरुआत करना। और इन एडिक्वेट फॉर देयर नीड्स, और इन एडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, उनकी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त। तो यहाँ होगा क्या? अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जब अर्थ देखेंगे इफ वी गिव देम दिस कंसेशन, यदि कंसेशन माने छूट या रियायत, यदि हम उनको ये रियायत दे देंगे तो ये और आगे आने वाली रियायतों की एक शुरुआत हो जाएगी। अर्थात इट विल बी द थिन एंड ऑफ द वेज। मान लो किसी को अगर हम थोड़ी सी छूट देते हैं तो वो और आगे छूट की उम्मीद रखता है या पाने की इच्छा करता है। आप किसी को एक बार किसी चीज़ में कंसेशन देते हो तो वो हर बार कंसेशन लेने की इच्छा रखता है, और पहले से ही अगर कंसेशन नहीं दिया तो जो कंसेशन या रियायत लेने की उसकी मनोवृत्ति होती है वो वहीं से ख़त्म हो जाती है। लेकिन थिन एंड ऑफ द वेज का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम कील या खूंटा कोई अगर गाड़ते हैं या कहीं पर हम उसको पिच करते हैं तो उसके निक्यूला सिरा ही होता है जो सबसे पहले अंदर एंटर करता है।
उसका पतला पॉइंट ही होता है जो दीवार में या किसी अन्य चीज में पेवस्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मतलब किसी चीज का शुरुआत करना, तो द बिगिनिंग ऑफ फर्दर कंसेशंस, इसका ये मतलब हो गया। तो यहाँ पर है जो कॉन्सेप्ट उसका मिल रहा है, कहीं ना कहीं से उसकी हमें जो अंदर की जो उसका जो भाव है, मीनिंग है, वो यहाँ पर सजेस्ट कर रही है। तो थिन ऑन एंड ऑफ द वेज का मतलब हुआ द बिगिनिंग ऑफ फर्दर कंसेशन। ऑप्शन रहेगा आपका सी। इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। इट विल बी वॉइस ऑन योर पार्ट टू लेट द बाईगोन्स बी बाईगोन्स। बाईगोन्स, गॉन का मतलब चला गया, और बाईगोन मतलब चला गया, तो बाईगोन्स का मतलब होता है पास्ट, यानी गुजरा हुआ। तो ये बुद्धिमानी होगी तुम्हारी तरफ से कि जो गुजर जाए उसे गुजर जाने दें, अर्थात गुजरी हुई चीज को भूल जाना ही हमारी बुद्धिमानी है। तो बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब क्या हुआ, रेजिस्ट द पास्ट, यानी अतीत काल में जोर देना, ये सही नहीं है। इग्नोर द पास्ट, ये सही है। रिकलेक्ट द पास्ट, भूतकाल को याद करना। रिवाइव द पास्ट, अर्थात पास्ट को हमें रिवाइव करना, फिर से उसको दोहराना, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और सही आपका है बी, बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, अर्थात जो चला गया वो चला गया, और यही ईडीएम का इम्प्रेशन होता है। ऑप्शन सही है बी नंबर। 13 नंबर है, ही हैज़ रीच्ड प्रेजेंट पोजिशन इन हिज जॉब थ्रू एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस मतलब, एल्बो माने कोहनी, यानी जो भुजा का एक पार्ट है, ग्रीस का मतलब घिसना, रगड़ना। अर्थात अगर हम अपने हाथों की वर्जिश करते हैं, बार बार मूव करते हैं और उसमें मूवमेंट बना रहता है, तो ये क्या होता है, ये हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क का मतलब होता है, कहते नहीं कि अभी हमारे कंधों में, हमारी कलाइयों में इतनी ताकत है कि हम ये कमा सकते हैं। तो वो अपनी वर्तमान पोजीशन में जो अपने नौकरी में पहुंचा है, वो पहुंचा है अपने कठोर परिश्रम के माध्यम से। तो ही हैज रीच्ड प्रेजेंट पोजीशन इन हिज जॉब थ्रू एल्बो ग्रीस। थ्रू एल्बो ग्रीस मतलब थ्रू हार्ड वर्क। अपने तो एल्बो ग्रीस का मतलब वही है कि हम अपने कोहनी को ग्रीसिंग करते हैं, अर्थात उसको मूवमेंट देते रहते हैं, उसका एक प्रयास करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। चलाने का मतलब ये है कि हम निरंतर काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन था हिज परसिस्टेंट फाइटिंग, निरंतर जो एक लगा लड़ाई है उसके माध्यम से पहुंचते हैं, गलत। हिज गुड कनेक्शंस, अपने अच्छे संबंधों से पहुंचा है वो, ये भी गलत। फ्लैटरिंग हिज सुपीरियर्स, अपने अधिकारियों की खुशामद करके पहुंचा है वो, बिल्कुल गलत। हिज हार्ड वर्क, अपने कठोर परिश्रम से पहुंचा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन है आपका डी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईडियम्स सभी दमदार हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे ही अचानक आ जाते हैं इस तरह के, जो आपको बहुत सेंस के नज़दीक रखते हैं, बिल्कुल आपको सफलता के बिल्कुल पास रखते हैं, लेकिन आप आसानी से सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन जब हमें आंसर मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि ये तो हम आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब कर सकते हो, लेकिन इसके पहले जानना काफ़ी मुश्किल है, ये तुमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज लाइकली टू रन इनटू रफ वेदर। जो नई आर्थिक नीति है वो ऐसे है जैसे रन इनटू रफ वेदर, अर्थात बहुत ही खराब मौसम में रन कर रही हो। रफ वेदर, अगर प्लेजेंट वेदर होता है तो सुहावने मौसम में, अर्थात अच्छी स्थिति में है, और रफ वेदर में चल रही है तो मतलब खराब स्थिति में चल रही है। तो मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, वस्तुओं को कठिन बनाना, सिचुएशन को कठिन बनाना नहीं होगा। कन्फ्यूज मैटर्स, बातों को कन्फ्यूज करना। एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना। क्रिएट प्रॉब्लम्स, समस्याओं को उत्पन्न करना। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी नंबर, अर्थात जो इस समय इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो मुश्किलों का सामना कर रही है। तो टू रन इन रफ वेदर, खराब मौसम से गुजर रही है, अर्थात मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एनकाउंटर माने मुठभेड़ या आमना सामना होना,
डिफ़िकल्टीज माने परेशानियाँ। तो ऑप्शन सही है सी, और ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर आ चुका है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ चीविंग द कट। चीविंग द कट की मैं मीनिंग पहले बता देता हूँ। एक्चुअली इसके माने होता है जुगाली करना। कट माने जुगाली करना होता है। चीव माने चबाना, और कट का मतलब होता है एक तरह से जानवरों का जो मुंह चलाना होता है। उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, सब दाना पानी खाना पानी ले करके आराम से बैठ जाते हैं छाया में, और फिर मुंह चलाते रहते हैं। आंखें ज़्यादातर उनकी बंद सी होती हैं। उस समय ऐसी स्थिति तो जानवर की होती है, तो जिसको हम जुगाली करना कहते हैं। लेकिन जब कभी इस तरह मनुष्य की स्थिति होती है, आंखें बंद करके जागता हुआ बैठता है, तो वो घोर या कठोर या गहरा चिंतन होता है। ठीक है ना। तो एक्यूजिंग अदर, दूसरे को दोषी ठहराना, गलत जवाब। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ की वस्तु में पश्चाताप करना, ये भी एक इडियम है। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब फैल गए दूध पर रोना, मतलब व्यर्थ पश्चाताप करना, तो ये भी इडियम पूछा जाता है। फॉरगेटिंग थिंग्स, वस्तुओं को भूल जाना। फिलहाल यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टू म्यूज ऑन होगा। और टू म्यूज ऑन का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, ये होता है टू म्यूज ऑन। और यहाँ पर देखिए गंभीर चिंतन करने का होता है टू म्यूज ऑन, ये भी समझिए। तो यहाँ पर चिविंग द कट का मतलब जो जुगाली करना होता है पशुओं की, तो वो आंखें बंद करके, अब वो क्या जानवर सोचेंगे, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। चिंतन करना उनका प्राकृतिक गुण नहीं है, ये गुण है इंसानों का। इसलिए ही इज़ इन द हैबिट ऑफ चिविंग द कट, उसकी घोर चिंतन करने की, कठोर चिंतन या गहरा चिंतन करने की वो आदत में है। तो यहाँ पर हो गया डी नंबर, ऑप्शन करेक्ट है एकदम। 16 number. Komal was left high and dry by her friends when she lost all her money. कोमल का जब सारा धन चला गया, खो गया, यानी वो मतलब खत्म हो गया, तो उसके मित्रों के द्वारा उसको छोड़ दिया गया। कैसा छोड़ दिया गया, हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया। हाई एंड ड्राई का मतलब हाईली ड्राई, हाईली ड्राई का मतलब उच्च रूप से शुष्क। शुष्क का क्या मतलब होता है, सूखा। सूखा का क्या मतलब होता है, बंजर। बंजर का क्या मतलब होता है, निर्जन। निर्जन का क्या मतलब होता है, अकेला। अकेला का मतलब होता है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड इज द करेक्ट आंसर। रिजेक्टेड गलत जवाब। वॉन्डेड गलत जवाब। डिप्रेस्ड दुखी गलत जवाब। आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड मीन्स होता है अकेला, या फिर आइसोलेटेड का मतलब आप निर्जन कह सकते हो। किसी न किसी प्रकार से आइसोलेटेड का आइसोलेशन होता नहीं है। किसी को कोरोना हो जाए तो उसको अकेले कमरे में बंद कर देते हैं, तो वही होता है आइसोलेटेड माने अलग। जब उसका धन सब खत्म हो गया, तो सारे मित्रों ने उसको अलग कर दिया, यानी अकेला छोड़ दिया, तो आइसोलेटेड हो जाएगा इसका। लेकिन देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि जब हमें आंसर पता है, लेकिन अगर यही आंसर मालूम ना हो, ठीक है ना, तो ज़्यादातर कोमल वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का पता नहीं, हमारा डिप्रेस्ड भी लगता है, हमारा रिजेक्टेड भी लगता है। लेकिन रिजेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को नकार देना। नकारने का मतलब कि वो हमारे फेवर में या हमारे मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो उसको ठुकरा दिया। लेकिन अर्थ तो मिल रहा, कंफ्यूज करेगा आपको। वाउंडेड माने घायल, ये तो होगा नहीं। डिप्रेस्ड माने दुखी छोड़ दिया गया, ऐसा भी मिल रहा है। लेकिन आइसोलेटेड का मतलब जब सारे फ्रेंड उससे अलग हो गए, तो यहाँ पर इस बात का है। पहले तो जुड़े होंगे ना, बात समझ ना। रिजेक्ट का मतलब है कि जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, देखते ही रिजेक्ट कर दिया। डिप्रेस्ड का मतलब दुखी छोड़ दिया गया, इसका मतलब वो किसी और चीज़ से भी दुखी हो। लेकिन उन्होंने मित्र ने साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ने का मतलब अलग कर दिया अपने आप से। तो आइसोलेटेड का मतलब मेन मीनिंग अलग से, तब हम यहाँ पर आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे। और अगर मेरी बात से सहमत हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही है, तो कमेंट करके बताएं ज़रूर कि नहीं हाँ नहीं सर सही है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। 17 नंबर, अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, इज इन द ऑफिंग। और ऑफिंग का मतलब होता है किनारा।
तो अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, अर्थात जो वैश्विक जो एकता है उसके लिए आंदोलन शुरू हो गया है। शुरू, इन द ऑफिंग का मतलब स्टार्ट, टू स्टार्ट, तो यहाँ पर कहीं लिखा है क्या? एट द एंड माने अंत पर है? नहीं नहीं, अंत पर नहीं है। अबाउट टू स्टार्ट मतलब बिल्कुल शुरू होने वाला है। और लिखा हुआ है ऑन डिक्लाइन। ऑन डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? ऑन डिक्लाइन का मतलब है कि नुकसान होने की स्थिति पर है, क्षति होने पर, नष्ट होने की स्थिति पर है, घटने की स्थिति। डिक्लाइन माने कम होना होता है। और इन द एयर का मतलब व्यापक है, यानी बहुत ये वाइडली हो गया है, तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है बी, इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल किनारे आ चुका है। किनारे आने का मतलब है बिल्कुल अबाउट टू स्टार्ट। ऑफिंग माने किनारा होता है, समुद्र तट, नदी आदि का। तो मतलब वो चीज किनारे पहुंच चुकी है, बिल्कुल सतह को छूने ही वाला है, वो चीज यहाँ पर सेंस ली गई। तो अबाउट टू स्टार्ट का मतलब शुरू होने वाला है। तो जो वैश्विक यूनिटी है, एकता है, उसके लिए आंदोलन अबाउट टू स्टार्ट माने, तो इन द ऑफिंग अबाउट टू स्टार्ट, इन द ऑफिंग अबाउट टू स्टार्ट, इन द ऑफिंग अबाउट टू स्टार्ट, है ना? कितना मतलब गजब का इडियम है। और ये हम मतलब शायद इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते, लेकिन नहीं आता होगा तो हार्ड होगा ही, बाकी जानने के बाद बड़ा इजी लगता है। और देखो कितना मज़ा आता है इन चीज़ों में कि नई चीज़ मिल रही है। द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू से द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। जो पॉलिटिशियन था, राजनीतिक था, वो भीड़ को हटाने में कामयाब हो गया। विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप माने गपशप या बात करना होता है, और बातचीत करने का गिफ्ट माने क्या होता है? उपहार। अर्थात ईश्वर उसको बहुत प्रभावशाली बातचीत करने का उपहार दे देता है, उसको गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से बात करने का जो उसका तरीका था, इससे वो राजनेता भीड़ को हटाने में कामयाब हो गया। पहला ऑप्शन फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, दूसरा फ्लैटरिंग ऑफ वर्ड्स, सी नंबर एबंडेंस ऑफ प्रॉमिसेस, और डी नंबर पॉलिटिकल फोरसाइट। पॉलिटिकल फोरसाइट का मतलब होता है राजनैतिक सूझबूझ या दूरदर्शिता, राजनैतिक दूरदर्शिता। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, नहीं पता होगा तो कुछ भी कर सकते हो, पता होगा तो सही कर सकते हो। एबंडेंस ऑफ प्रॉमिसेस माने वादों की भरमार, और फ्लैटरिंग वर्ड्स का मतलब खुशामदी वाले शब्द। तो जनता से बहुत खुशामदी वाले शब्द बोले, जनता मतलब भीड़ हट गई। अबंडेंस ऑफ प्रॉमिसेस माने बहुत सारे वादे किए तो जनता हट गई, भीड़ हट गई। पॉलिटिकल फोरसाइट माने राजनैतिक बहुत दूरदर्शिता है, तो उसकी जो डीप इंसाइट है राजनीति के बारे में, उसको देख करके वो हट गई। नहीं नहीं नहीं, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इतने अच्छे शब्द बोले, बहुत ज़्यादा फ्लो में। और फ्लुएंसी का मतलब होता है इलोक्वेंटली बोला उसने, बड़ी वाकपटुता से, बड़े प्रभावशाली ढंग से जब बोला तो भीड़ प्रभावित हो गई और उसकी बात मान गई और भीड़ चली गई। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर अब आया है 19 नंबर। ही इज अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब सिटिंग ऑन द फेंस के लिए वो अक्यूज्ड, दोषी ठहराया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड ऑप्शन, ऑब्जर्विंग द सीन, हेजिटेटिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, और रेस्टिंग ऑन द फेंस। रेस्टिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है दीवार पर बैठ जाना, आराम कर लेना, रेस्टिंग ऑन द फेंस। कंफ्यूज्ड का मतलब भ्रमित, ऑब्जर्विंग द सीन, दृश्य को ऑब्जर्व करना, गौर करना, और यहाँ पर है हेजिटेटिंग बिटवीन टू ऑप्शंस। मैं तुमको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ सिटिंग ऑन द फेंस, इसका सेंस होता है अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अर्थात जब वो कोई भी व्यक्ति यह करने में, डिसीजन लेने में ये असमर्थ हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे, तो यहाँ पर क्या होता है, टू ऑप्शंस के बीच में वो हेजिटेट करता है। यानी दो बिंदुओं को, अब जैसे सिटिंग ऑन द फेंस का सेंस क्या होता है, दीवार पर बैठ जाना। मान लो तीन बच्चे हैं, दो लड़ रहे हैं, तो तीसरा क्या करा कि मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि किसकी तरफ से बोले,
तो जाकर ऊपर दीवार पे चढ़ के बैठ गया और आराम से वहीं से देखता रहा, भैया लड़ लो और हमें कोई तुमसे लेना देना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि उसकी समझ में यह ना रहा कि किसका पक्ष ले, वो दोनों ही मित्र हैं। तो हेजिटेटिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, ये टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस के बीच में हेजिटेट करना, आपका ऑप्शन सही है सी नंबर। और कितना देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये समझ लीजिए कि ये इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे इडियम्स, बहुत अच्छे इडियम्स हैं। 20 तक आप पहुँचे हैं और ये आपका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट इडियम है। वाई डू यू विश टू ट्रीड ऑन देयर टोज, मतलब आप उनकी टोज पर चलने की इच्छा क्यों करते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, ऑन देयर टोज, ट्रीड ऑन देयर टोज, ट्रीड ऑन हो सकता है ऑन देयर टोज ही केवल ले ले, और या फिर वो क्या कर सकता है, टू ट्रीड ऑन देयर टोज से भी, टोज टोज माने पंजे होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टू गिव ऑफेंस टू देम, मतलब ऑफेंस माने अपराध और अपमान भी होता है, उनका अपमान करना, उनका अपमान करना यानी जिनके पीछे आप चल रहे हो, ठीक है ना। तो ट्रीड ऑन देयर टोज का मतलब होता है उनके पीछे पीछे चलना। अभी मैं इसको समझाऊंगा किस सेंस में। तो ये होगा नहीं आपका, टू फॉलो दम ग्रजिंगली, ईर्ष्या पूर्वक उनको फॉलो करना, ग्रज मानी ईर्ष्या होता है, ये भी नहीं होगा। टू ट्रीट दम इंडिफरेंटली, एक मिनट रुकिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर अभी, एक मिनट सभी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि कौन सा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो नीचे से लेते हैं, टू बी किक्ड बाय देम, उनके द्वारा उनको लात मारा जाना, गलत। टू ट्रीट दम इंडिफरेंटली, निरस्ता से उनके साथ व्यवहार करना, यानी उदासीनता से व्यवहार करना, काफ़ी उपेक्षा करते हुए उनकी। टू फॉलो दम ग्रजिंगली, अर्थात क्या होता है, ईर्ष्यापूर्वक उनको पीछा करना या फॉलो करना। अब यहाँ पर आप पहुँचे हैं हम कि यहाँ पर आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन क्यों सही है मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई आदमी चल रहा हो और उसकी कॉपी करते हुए पैर पे पैर रख कर के अगर उसके पीछे आप चल रहे हो, ठीक है ना, न जैसे वो आदमी तुम उसका पीछा कर रहे हो और अब वो बिल्कुल कॉपी करके हू बहू उसके पीछे चल रहे हो, वो एकदम रुक जाता है और आपको देखने लगता है तो आप भी रुक जाते हो, फिर चलने लगता है तो फिर चलने लगते हो, फिर देखता है तो फिर रुक जाते हो, फिर चलने। ऐसा कभी बचपन में किया हो, मान लो किसी के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ या दोस्तों के साथ, है ना, कभी कुछ सीन ऐसे देखने को कभी ना कभी मिल जाते हैं। तो ये क्या है, वो अपने आप को बड़ा अपमानित समझता है कि कह कुछ रहे भी नहीं हो और उसकी कॉपी कर रहे हो उसके सामने। तुम सामने बैठ कर देखो, अगर वो मत्थे पर हाथ लगा ले, आप मत्थे पर हाथ लगा ले, वो कोई गहरी सांस लेता है तो आप भी गहरी सांस लेते हो, वो नाक पे हाथ रखता है तो आप भी नाक, बोलते कुछ नहीं हो। तो ये क्या है, ये उसका इंसल्ट कर रहे हो उसकी ऐसी कॉपी करके। तो टू गिव ऑफेंस टू देम, अर्थात इसका ऑप्शन सही है, अपमान करना, ठीक है ना, वहीं से लिया गया इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए नंबर का। बहुत अच्छे इडियम्स हैं। टू ट्रीड ऑन देयर टोज मतलब टू गिव ऑफेंस टू देम, टू ट्रीड ऑन देयर टोज, टू गिव ऑफेंस टू देम। तो यहाँ पर इडियम्स जो भी थे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न या कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली ही पड़ा रहता है, वहाँ पर बहुत सारी जगह रहती है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मटेरियल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कहना मेरा सभी से यही है, मैं ये एक बार ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट अगर कर दें तो फिर अब ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। कमेंट पढ़ने का जब मन करता है तो वीडियो और बनाने का मन करता है। देखिए मैं वीडियो बीच में काफ़ी दिन से डाल नहीं रहा हूँ और डालता भी नहीं हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती तो है ही कि मैं रेगुलर क्लास नहीं दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फॉलोअर्स की भी गलती है, क्योंकि वो मुझे इनकरेज नहीं करते हैं, वो कमेंट नहीं करते हैं और कहते भी नहीं है कि सर क्या हुआ, जब वीडियो डाल दिया तो देख लिया, नहीं डाला तो कोई बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तुम्हारी तरफ से इच्छा जब समझ में आती है तो मेरा मन करता है
अभी देखिए आज डाला था और उसमें कमेंट आए कुछ, तो मेरा मन हुआ और आज मैंने उसको फिर मूड बना लिया कि नहीं आज ज़रूर डालूँगा। तो जब मैं ऐसा देखता हूँ तो फिर मेरा टाइम निकल भी आता है और मेरा मन भी करता है। तो खैर कोई बात नहीं है, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते भी रहिए वीडियो। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।